डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP। अब पहले इसमें दो प्रोग्राम्स के बारे में इसके अकॉर्डिंग जो बात की जाती है या पूछा जाता है आमतौर से वो यही है। पहला तो है नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। स्टार्टिंग में यहीं से शुरू हुआ था 1962 में। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये प्रोग्राम था जिसका नाम था नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1992 में फिर लॉन्च किया गया नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जो मेन स्टेप था उसमें ये था आयोडाइजेशन ऑफ द साल्ट। जो 1992 में लॉन्च किया गया उसके अकॉर्डिंग ये था कि प्रोडक्शन लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे या जो रिटेल जहाँ से बिकता है उस लेवल पे आयोडाइज साल्ट का क्या रेट है, कितना होना चाहिए। बेसिक जो यहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन था या जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो किया गया था आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट में आयोडीन कितना होना चाहिए ये चीज़ थी। आयोडीन के साथ साल्ट को यूज करना था। अब एक टर्म आता है अक्सर ये है कि ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे। अब इसमें देखिए जो इंडिकेटर्स थे जो इस प्रोग्राम को जो 1992 में लॉन्च किया गया था नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी सक्सेस के पीछे क्या क्या इंडिकेटर्स थे जिन्होंने काम किया, जिनको हमें जानना है। लाइक सबसे पहले था प्रोसेस इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या था? इसका मतलब ये था कि जो ये आयोडाइजेशन हो रहा है पूरा प्रोसेस साल्ट का, इसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किस किस लेवल पे किया जा रहा था। बेसिकली उसमें क्या देखना था? साल्ट में आयोडीन का कंटेंट। अब वो कहाँ कहाँ देखना था? सबसे पहले तो एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन, या यूं कह लीजिए जहाँ पे साल्ट बन रहा था, नमक, प्रोडक्शन साइट पे हो गया। दूसरा था इसी में एट द साइट ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की साइट पे साल्ट आयोडीन कंटेंट यहाँ पे भी होना चाहिए। थर्ड आता है होलसेल एंड रिटेल काउंटर, जो जहाँ से इनकी सेल और परचेज हो रही है, होलसेल एंड रिटेल। एंड इन लास्ट कंज्यूमर लेवल, यानी हाउस होल्ड में यही साल्ट आयोडीन कंटेंट इन हाउस होल्ड लेवल, घर पे कितना कंटेंट है, कितना यूज हो रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोसेस इंडिकेटर। जो प्रोसेसिंग हो रही थी साल्ट में आयोडीन को मिलाने का जो काम हो रहा था उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए कहाँ कहाँ देखा गया? बेसिकली साल्ट आयोडीन कंटेंट प्रोडक्शन साइट पे होना चाहिए, पैकेजिंग साइट पे, होलसेल एंड रिटेल, एंड इन लास्ट इन हाउस होल्ड कंज्यूमर लेवल पे जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहां पे था। अब इसका जो प्रोसेस इंडिकेटर्स हुए इसके बाद फिर आया क्या? इम्पैक्ट इंडिकेटर्स। ये क्या था? इंडिकेटर्स टू असेस बेस लाइन स्टेटस, यानी जो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है उनका बेस लाइन स्टेटस, एंड टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ साल्ट। मतलब बेस लाइन पे आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो हो रहे थे उसका, और उसके बाद जब ये आयोडाइजेशन का पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस इंडिकेटर कंप्लीट हुए, तो इन दोनों के बीच में ये देखना था कि हाँ कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को कहा गया इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के माने बेसिकली क्या हुआ? असर। तो ये जो आयोडाइजेशन का प्रोसेस था इससे कितना नतीजा निकल रहा है, इसका क्या नतीजा निकल रहा है। अब वो पॉजिटिव रिजल्ट है या निगेटिव रिजल्ट है वो देखना था, उसको कहा गया इम्पैक्ट इंडिकेटर। अब उसमें जो प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर था वो यूरिनरी आयोडीन लेवल्स, यानी यूरिन के थ्रू कितना आयोडीन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यूरिनरी आयोडीन लेवल्स, ये प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर था। और इसका रिकमेंडेशन कैसे था? वन से साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड, जैसे ही साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके बाद ये था कि अब यूरिनरी आयोडीन लेवल्स को चेक करना है मास लेवल पे। तो ये इसको कहा गया प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर। हाँ ये चीज प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर, अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर इन नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो वो यूरिनरी आयोडीन लेवल्स था। सेकंड जो आता है वो ग्वाइटर असेसमेंट बाय पाल्पेशन या अल्ट्रासाउंड, चाहे आप मैन्युअली पाल्पेट करें या अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक करें, ये भी इस सर्वे का एक कंपोनेंट होना चाहिए था, ग्वाइटर असेसमेंट। और ये था। थर्ड है नियोनेटल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल। अब नियोनेटल में TSH के लेवल्स को चेक करना था।
अब अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसी कंट्री में चल रहा है तो उसके कंपोनेंट में इम्पैक्ट इंडिकेटर में ये देखना है कि ठीक है हाउस होल्ड लेवल पे आयोडाइजेशन हो रहा है, लोग आयोडाइज साल्ट यूज कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कहाँ तक आ रहा है। उसके लिए एक थर्ड कंपोनेंट जो यही था, नियोनेटल टीएसएच लेवल, ये थे, ये इम्पैक्ट इंडिकेटर्स। अब इन तीन इम्पैक्ट इंडिकेटर्स में प्रिंसिपल इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या है, यूरिनरी आयोडीन लेवल। के बाद थर्ड सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर, दैट मीन्स कि वो दो प्रोसेस हो गए, हमने आयोडाइजेशन कर लिया, हाउस होल्ड लेवल तक आयोडाइड साल्ट पहुंचा दिया, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। अब ये देखना कितने दिनों तक ये जो प्रोसेस है, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक सस्टेन कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पीक आई, हाँ ठीक है कुछ दिनों के लिए इसका असर हुआ, फिर क्या हुआ, वो डिक्लाइन करने लगा। तो उस सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स में ये तीन चार चीजें यहाँ भी थी ना। मीडियन यूरिनरी आयोडीन लेवल्स इन द टारगेट पॉपुलेशन, अब जो टारगेट पॉपुलेशन थी, जिस इलाके में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा हो या आयोडाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां पे जो मीडियन यूरिनरी आयोडीन लेवल्स, किसी में कुछ आ रहा होगा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन आयोडीन, किसी में कुछ, तो उनका एक मीडियन निकाला गया, मीन निकाला गया, उसको देखा गया। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेटली आयोडाइज साल्ट एट द हाउस होल्ड लेवल, हाउस होल्ड लेवल पे आयोडाइज साल्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसको देखना था। ये सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं। लास्ट में सेट ऑफ प्रोग्रामेटिक इंडिकेटर, जो ऐसे इंडिकेटर जो प्रोग्राम को दिखाते थे, यहाँ प्रोग्राम चले, जैसे वही था पहले ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, फिर आया आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो इस तरीके से ये इनके सेट्स थे। ये सस्टेनेबिलिटी, दैट मीन्स कि प्रोग्राम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ उसमें सस्टेनेबिलिटी है, वो जो उनका गोल था उसको अचीव कर रहे हैं, तब तो वो चल रहा है। ये था इसका ये इंडिकेटर, सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर। एंड लास्ट में जो ये है कि हम जो एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे आयोडीन डिफिशियंसी का, उसके लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स आमतौर से यूज होते हैं। सबसे पहले तो ग्वाइटर का प्रिवेलेंस, उस पॉपुलेशन में लोकेलिटी में ग्वाइटर का कितना प्रिवेलेंस है। क्रिटनीज, एक चीज ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्रिटनीज, इसका प्रिवेलेंस। और यूरिन के थ्रू आयोडीन का एक्सक्रीशन कितना हो रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है। एंड टीएसएच या T4, आमतौर से T4 और टीएसएच ही देखते हैं, T3 की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती जब हम स्क्रीनिंग करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट में। इसके अलावा नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म का प्रिवेलेंस कितना है। और इन लास्ट में ये भी देखा गया कि आमतौर से जो वन थर्ड पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर के रिस्क पे है। अगर उन तक आयोडाइज साल्ट नहीं पहुंच रहा है तो उनके में आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है, दैट मीन्स की थायराइड के प्रॉब्लम्स वहां पे पाए जाएंगे। अब मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कब हो गया आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी एज ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन ग्वाइटर प्रिवेलेंस इज मोर देन 10%। अगर किसी पॉपुलेशन में ग्वाइटर का प्रिवेलेंस 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, तो वहां पे ये माना जाएगा कि ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गई अब आयोडीन डिफिशियंसी में। एक चीज और है कि एक एडल्ट को ये जो रिक्वायरमेंट की डोज है 150 माइक्रोग्राम, ये एडल्ट पॉपुलेशन के लिए है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को डेली कितना चाहिए आयोडीन, 150 माइक्रोग्राम चाहिए डेली। आयोडीन रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम की होती है, एडल्ट के लिए है। ये एडल्ट के लिए था। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं किस ग्रुप में कितना रिकमेंडेड डेली इंटेक होना चाहिए आयोडीन का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रेन, यानी 0 to 55 मंथ, यानी अप टू 6 ईयर्स तक जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन है, उनके में कितना डेली इंटेक होना चाहिए, 90 माइक्रोग्राम का। अब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, अब जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे 120 माइक्रोग्राम चाहिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। एडल्ट, अब एडल्ट की बात हमने पहले ही कर ली है, यहाँ पे कितना चाहिए था, 150 150 माइक्रोग्राम। मैक्सिमम। अब देखिए इसी को ज्यादा याद रखिएगा, हाँ यही क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि रिकमेंडेड डेली इंटेक आयोडीन का कितना एडल्ट के लिए, तो 150 माइक्रोग्राम होता है। अब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डिमांड बढ़ जाती है, देखिए हर चीज की डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पे ऑन एवरेज कितना मिलना चाहिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, 250 माइक्रोग्राम। तो नॉर्मल एडल्ट इंटेक है उससे 100
माइक्रोग्राम ज़्यादा चाहिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो इन जनरल यही है, प्री स्कूल चिल्ड्रन में 90 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में 6 से 12 साल के बच्चों में 120 माइक्रोग्राम। अब उसके बाद एडल्ट आ गए मोर देन 12 ईयर्स, इनमें 150 माइक्रोग्राम चाहिए, और जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन इनमें एडिशनल रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है 100 माइक्रोग्राम की। तो टोटल ओवरऑल 250 माइक्रोग्राम चाहिए। ये अलग अलग एज ग्रुप था। अब इसमें एक चीज़ ये है, सर जब इसमें प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में पीएसएच लेवल कराएंगे तो उसमें लेवल बढ़े हुए होंगे। टीएसएच लेवल उसमें, हाँ देखिए उसमें टीएसएच लेवल अगर डिफिशियंसी है तब, अगर डिफिशियंसी है तब टीएसएच लेवल से रेंज आते हैं प्रेगनेंसी में भी। और प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है नियोनेटल हाइपोथायराइडिज्म को बचाने के लिए प्रेगनेंसी में जो होता है बहुत रैपिड एक्शन लेना पड़ता है। नॉर्मल अगर किसी का मान लीजिए सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वही 4 to 11 तक होती है आमतौर से, ओवर्ट नहीं हो रही है। अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म तो आपको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, उसको बाहर से लिवोथायरेक्सिन देनी पड़ेगी। और अगर कोई ऑलरेडी ले रहा है थायराइड, कोई ऑलरेडी बाहर से ले रहा है थायराइड की दवा, और उसका भी टीएसएच रेज आ रहा है अगर प्रेगनेंसी में, तो आपको डोज को डबल करना है। ये प्रेगनेंसी के रूल्स हैं। मोस्ट वाइडली यूज प्रोफाइलैक्टिक पब्लिक हेल्थ मेजर अगेंस्ट एंडेमिक ग्वाइटर, ग्वाइटर के लिए जो हम प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेते हैं आमतौर से, सबसे कॉमन क्या है आप लोगों के नजरिए से? प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे हमें आयोडीन डिफिशियंसी से बचना है, तो सबसे कॉमन क्या था मास लेवल पे? साल्ट। साल्ट आयोडाइजेशन, यानी आयोडाइज्ड साल्ट। ऐसा आयोडाइज्ड साल्ट थे। क्यों? क्योंकि मोस्ट कन्वीनियंट है, सबसे आसानी के साथ ये हर जगह अवेलेबल भी हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी है और इफेक्टिव भी है मास प्रोफाइलैक्सिस के लिए, आयोडाइज्ड साल्ट। अब आयोडाइजेशन का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ आयोडाइजेशन जिसको हम कहते हैं। प्रोडक्शन लेवल पे 30 पार्ट्स पर मिलियन आयोडीन होना चाहिए, 30 पार्ट्स पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कंज्यूमर लेवल पे यानी हाउस होल्ड लेवल पे वही एटलीस्ट 15 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। ये लेवल ऑफ आयोडाइजेशन है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, प्रोडक्शन लेवल पे कितना होना चाहिए और कंज्यूमर लेवल पे कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें निकली। 2 in 1 साल्ट लॉन्च किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने एक ट्विन फोर्टिफाइड साल्ट बनाया जिसको नाम दिया गया डबल फोर्टिफाइड साल्ट, डीएफएस। इसमें क्या था, इसमें साल्ट भी है, पोटेशियम आयोडेट, फेरस सल्फेट और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इट कंटेन्स आयरन भी था इसमें और आयोडीन भी है, दोनों चीजें हैं। इसी को कहा गया डबल फोर्टिफाइड साल्ट या ट्विन फोर्टिफाइड साल्ट, जिसमें आयरन और आयोडीन दोनों था। अब अगर देखिए ये डबल फोर्टिफाइड साल्ट है, तो ये 1 ग्राम नमक अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें 40 माइक्रोग्राम आयोडीन मिलेगा और 1 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। ये जो था डीएफएस में पर ग्राम साल्ट में 1 मिलीग्राम आयरन और 40 माइक्रोग्राम आयोडीन मिल जाए। इसके अलावा और भी चीजें, डीईसी मेडिकेटेड साल्ट, खासतौर से देखिए डीईसी किसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी? फाइलेरी। हाँ, फाइलेरिया में हम डीईसी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस दे रहे थे, और उसके लिए एक टेस्ट भी था डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। तो यहाँ पे डीईसी मेडिकेटेड साल्ट बेसिकली जो होता है ना आमतौर से यूज किया जाता है मास ट्रीटमेंट फॉर फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस के मास ट्रीटमेंट के लिए डीईसी मेडिकेटेड साल्ट। देखिए साल्ट से रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे है, ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलना चाहिए, 6 to 9 मंथ। और उसमें एक यानी पर केजी साल्ट 1 किलो नमक में 1 to 4 ग्राम डीईसी मिक्स होता है, मिला हुआ होता है डीईसी मेडिकेटेड साल्ट में। एक चीज आती है आयोडाइज्ड ऑयल, आमतौर से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसके दिए जाते थे जहाँ पे आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी है, जहाँ पे ग्वाइटर के बहुत ज्यादा केसेस यानी एंडेमिक एरियाज में आयोडाइज्ड ऑयल का मस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दिया जाता है। एवरेज डोज होती है 1 ml ऑफ जो पर इंजेक्शन कितना होता है 1 ml उसकी डोज होती है, और उसकी प्रोटेक्शन वैलिडिटी कितना है 4 years तक है, 4 साल तक के लिए प्रोटेक्टिव होता है अगर किसी ने 1 ml इंजेक्शन ले लिया।
इंट्रामस्कुलर आयोडाइज ऑयल का। ओरल भी देते हैं, ओरल में क्या है 2 ml डोज देते हैं, 2 ml की डोज है जो 2 साल के लिए इफेक्टिव है, यानी 1 ml अगर हम IM दे रहे हैं तो वो 4 साल के लिए इफेक्टिव है, और ओरल 2 ml दे रहे हैं सिर्फ 2 साल के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस है। अब जहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट आयोडीन डिफिशियंसी है, वहाँ के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जो IQ लेवल चेक किया गया, ऑन एवरेज ये पाया गया कि 13 पॉइंट्स 13 पॉइंट्स उनका IQ लेवल लो रहता है। जहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी है आयोडीन की, वहाँ पे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वही 6 to 12 ईयर्स वाली एज जो है, उनका IQ लेवल जब देखा गया तो ऑन एवरेज 13 पॉइंट्स वो लो थे इन कंपेरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, जो ये एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा था आयोडीन डिफिशियंसी का, इसका जो एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है उसमें उसकी प्रोग्रेस कैसे कैसे, और उसको ट्रैक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया को लाया गया कि इन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम मानेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, और हाँ हम इस आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर को एलिमिनेट कर लेंगे। उसके लिए कुछ चीजें थी, इंडिकेटर्स कुछ लाए गए। सबसे पहले तो ये था कि प्रोपोर्शन विथ इनलार्ज थायराइड, यानी ग्वाइटर, ग्वाइटर 6 to 12 ईयर्स के, यानी वही स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ग्वाइटर का प्रिवेलेंस कितना होना चाहिए इसकी एलिमिनेशन के लिए, तो जो दिया गया वो दिया गया <5%। गोल आया वो हमारा, वो <5% इनलार्ज थायराइड जो होना चाहिए 6 to 12 ईयर्स एज चिल्ड्रन में। और यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रेशन बिलो 100 माइक्रोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर यूरिन में 100 माइक्रोग्राम से कम अगर आयोडीन एक्सक्रेशन हो रहा है वाया यूरिन, तो उसका गोल कितना लेना है हमें, <50% पॉपुलेशन में ये गोल अचीव होना चाहिए, <50% पॉपुलेशन में। इसके अलावा था यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रेशन बिलो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर। अब ये था कि और इसको रिफाइन कर दिया गया, एक गोल और लाया गया, ये कितने लोगों पॉपुलेशन में होना चाहिए, तो ये <20% पॉपुलेशन, <20% पॉपुलेशन में यूरिन के थ्रू आयोडीन का एक्सक्रेशन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। एंड प्रोपोर्शन ऑफ हाउस कंज्यूमिंग एडिक्वेटली आयोडाइज्ड साल्ट, यानी आजकल जितने भी नमक आ रहे हैं सब में क्या है आयोडीन मिला हुआ आता है, तो उसका कहा गया कि मोर देन 90% घरों में, मोर देन 90% हाउसेज, यानी जो फैमिलीज हैं वो कंज्यूम करें आयोडाइज्ड साल्ट, तब जाके ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आयोडीन डिफिशियंसी को एलिमिनेट कर लेगा। ये इसके गोल्स थे। प्रपोर्शन विथ इनलार्ज थायराइड, यानी 6 से 12 साल के बच्चों में थायराइड का इंलार्जमेंट वो 5% से कम बच्चों में होना चाहिए, ये गोल दिया गया था। दूसरा ये था कि 100 माइक्रोग्राम पर लीटर अगर आयोडीन एक्सक्रेशन हो रहा है पर लीटर यूरिन में, तो वो किस पॉपुलेशन में, <50% पॉपुलेशन में होना चाहिए। और उसी को और कम करके एक और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ये था 50 माइक्रोग्राम पर लीटर का, वो <20% पॉपुलेशन में होना चाहिए। और लास्ट में ये कि कितने हाउस होल्ड, यानी जो हाउसेज हैं घर हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं आयोडाइड साल्ट, तो आजकल ज्यादातर हर घर में यही साल्ट आ रहे हैं, मोर देन 90% पॉपुलेशन में यही होना चाहिए, आयोडाइड साल्ट का यूज होना चाहिए। ये इसके इम्पैक्ट इंडिकेटर एक तरीके से इसके लिए एलिमिनेशन के लिए थे। ये यहीं तक था नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, 1992 में ये लॉन्च हुआ था। अब इसके बाद आता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे कब था? 21 अक्टूबर। हाँ, 21 अक्टूबर को था वो। अब आइए नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये थोड़ा सा इसमें कहानी है शुरू में, ये बना कैसे। बेसिकली जो सबसे पहले जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, फिर वो इराडिकेशन प्रोग्राम बना, इराडिकेट हम नहीं कर पाए तो फिर मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन लॉन्च हुआ, मलेरिया के लिए ही लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद एंटी मलेरिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और उसी में करते करते फिर उसमें और डिजीजेस भी जोड़ी जाने लगी, कालाजार जोड़ दिया गया, फाइलेरियसिस जोड़ दी गई, उसी में चिकनगुनिया फीवर जोड़ दिया गया, डेंगू फीवर जोड़ दिया गया। तो इसी प्रोग्राम को जब मलेरिया में जब और चीजें जुड़ती गई तो फिर उसका नाम दे दिया गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम फिर अब किसके अंडर में रन करता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM के अंडर में।
2005 से फार्मली इसको एनआरएचएम के अंडर में ले लिया गया। वैसे तो ये जो एनवीबीडीसीपी है ये लॉन्च हुआ था 2002 में, लेकिन 2005 में ये एनआरएचएम के अंडर में आ गया। 2005 से ये एनआरएचएम के अंडर से ये रन कर रहा है। इसमें जो खास बात थी, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। एक तो इसमें जो वेक्टर बॉर्न कंट्रोल है ना, जो डिजीजेज है, 6 डिजीजेज थी जिनके खिलाफ ये प्रोग्राम पूरा रन करता है। लेकिन मेन जो डिजीज थी वो मलेरिया थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो इसकी खास बात है इस प्रोग्राम की, इसमें यह था कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको आपको प्लानिंग करनी है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और सुपरवाइज भी करना है। जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसका सुपरविजन भी करते रहना है। स्टेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसमें तीन तीन तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई थी जो वेस्टर्न बॉर्न डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए। वेस्टर्न बॉर्न डिजीज प्रिवेंशन इनके करने के लिए 3 तरीके की स्ट्रेटजी थी। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो बनाई गई थी, फर्स्ट स्ट्रेटजी, वो थी डिजीज मैनेजमेंट। ये था डिजीज मैनेजमेंट। सेकंड था इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट। एंड इन लास्ट सपोर्टिव इंटरवेंशन। अब इसमें बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन भी आता है। सपोर्टिव इंटरवेंशन। अब डिजीज मैनेजमेंट में क्या क्या करना था मेनली। अब अगर किसी डिजीज को हमें मैनेज करना है तो इन जनरल अगर हम कहें तो अर्ली केस डिटेक्शन होना चाहिए, और जब केस डिटेक्ट हो गया तो उनका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट भी होना चाहिए फौरन। हाँ, ये इसमें डिजीज मैनेजमेंट में क्या था, अर्ली केस डिटेक्शन, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ में जो रिफर्ड सर्विसेज हैं जहां पे हमको रिफरल करना है, तो वहां की जो सर्विसेज हैं वो भी एकदम वेल एडेप्टेड होनी चाहिए पूरी तरीके से, यानी जिसको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिफरल सर्विसेज। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस भी होना चाहिए इसी में। मान लीजिए अगर उसी डिजीज का एपिडेमिक आ गया तो उसके लिए पहले से तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये डिजीज मैनेजमेंट के अंडर में था। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, अब देखिए वेक्टर के लिए करना था, यानी क्या करना है, जो ट्रांसमिशन रिस्क है, जो ट्रांसमिशन रिस्क है उसको कम करना है वाया वेक्टर। अब इसमें बहुत सारी चीजें थी, लाइक जो रेजिडुअल स्प्रेस किए जाते थे डीडीटी का या मेलाथियन बीएचसी, यानी इंसेक्टिसाइड्स का इंडोर और आउटडोर स्प्रेइंग होनी चाहिए। इसके अलावा लार्विवोरल फिशेस का ज्यादा से ज्यादा ये कहा गया कि जो पॉन्ड्स हैं या तालाब और दूसरी चीजें जो लेक्स हैं, तो उनमें ऐसी मछलियां डाली जाएं, ऐसी मछलियों का पालन किया जाए जो क्या हो, लार्विवोरल हो, यानी जो इंसेक्ट्स के लार्वा हैं उनको वो खाएं। तो ऐसी फिशेस का ज्यादा से ज्यादा पालन किया जाए। ये इसी के अंडर में था, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट का था। और इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, अब जो हम लोग आमतौर से वो लगाते हैं बेड नेट, हाँ, मच्छरों से बचने के लिए, वो कैसे होने चाहिए, वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड होने चाहिए, उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई एक इंसेक्टिसाइड लगी हुई होनी चाहिए उन बेड नेट्स में, ताकि मच्छर सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ बचाव हो, बल्कि अगर उसके कांटेक्ट में आए तो वो पैरालाइज हो जाए और मर जाए। सपोर्टिव इंटरवेंशन बिहेवियरल चेंज था, यानी इसका एजुकेशन किस तरीके से करनी है लोगों की, इसके लिए ये इसका इंटरवेंशन। 3 तरीके की इसमें स्ट्रेटजी थी, खासतौर से वेक्टर बॉर्न डिजीज के प्रिवेंशन के लिए। कितनी डिजीजेज आती हैं इसमें, टोटल 6 डिजीजेज आती हैं। देखिए इसमें टोटल 6 डिजीजेज आती हैं। अब मलेरिया है, मलेरिया का वेक्टर क्या है, सर प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम। प्लाज्मोडियम ये तो प्लाज्मोडियम है, ये तो क्या है, ये तो टाइप्स ऑफ एडीज। मलेरिया है ना। हमने मलेरिया पढ़ लिया उसके बाद ये हाल है।
एनाफ्लीज मॉस्किटो। हाँ, एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो। एनाफ्लीज। ठीक, ये मलेरिया का है। फाइलेरिया का, इसका क्यूलिसिन मॉस्किटो, फीमेल वो होती है क्यूलेक्स फैटिगेंस, इसी का नाम है। और इसी को अगर आप देखें तो क्वीन क्यूरेंकियंसिस भी कहते हैं, क्वीन क्यू फैसिएटिस। ये इतना बड़ा नाम ना याद रखें, बल्कि अगर हम क्यूलेक्स फैटिगेंस याद रख लें वो ज्यादा बेहतर। अब डेंगी है, इसका वेक्टर है एडीज एजिप्टाई। ये वेक्टर से जरूर याद रखिएगा। कालाजार का क्या है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई होती है ना इसका। और सैंड फ्लाई में कौन सी सैंड फ्लाई? फ्लेबोटामस। हमने ये सब पढ़ा है कालाजार। उसके बाद ये हाल, सैंड फ्लाई होती है इसका वेक्टर। सैंड फ्लाई में कौन सी? फ्लेबोटामस होती है। अब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इसका भी क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ क्यूलेक्स फैटिगेंस था, यहाँ पे दूसरा है क्यूलेक्स विष्णुई भी इसको बोलते हैं। ये देखिए कॉमन नाम है, फैटिगेंस या विष्णुई। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? क्यूलेक्स ट्राइटिनियोरिंकस। ठीक है, क्यूलेक्स ट्राइटिनियोरिंकस या क्यूलेक्स विष्णुई, इसी को पहले। चिकनगुनिया फीवर, इसका भी एडीज एजिप्टाई है। ये इसके वेक्टर्स थे। हाँ, मलेरिया के लिए फीमेल एनाफ्लीज है, फाइलेरियोसिस के लिए क्यूलेक्स क्विन की फैसिएटस या क्यूलेक्स फैटिगेंस, डेंगी एडीज एजिप्टाई, चिकनगुनिया फीवर एडीज एजिप्टाई है। काला आजार जो है वो सैंड फ्लाई से होता है, फ्लेबोटामस स्पीसीज है, इसके कई फिर अलग अलग टाइप्स हैं। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स विष्णुई या ट्राइटिनियोरिंकस, ट्राइटिनोरिंकस, ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए था। दो बेसिकली, फाइलेरियोसिस और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस क्यूलेक्स मॉस्किटो से हैं। इसी तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया फीवर एडीज से हैं। मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो सिर्फ एक क्या है, सैंड फ्लाई से है, वो है काला आजार। ये 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो इस प्रोग्राम के अंडर में चलती हैं, या इनके लिए जो प्रोग्राम है वो इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं डिजीजेस से वो रन कर रहा है। सबसे पहले हमने बताया मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया सबसे पहले जो इसका नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1953 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। 1953 में, देखिएगा इसको, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च हुआ। फिर इसी को मॉडिफाई किया गया, इसी प्रोग्राम को मॉडिफिकेशन करके नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम बनाया गया। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वो आया 1958 में। 1958 में नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम आ गया। ये बहुत अच्छा चल रहा था, ये था कि मलेरिया को इराडिकेट कर दिया जाएगा। और 1970 तक जाते जाते जो उसके केसेस थे मलेरिया के एकदम कम हो गए। लेस देन 0.1 मिलियन के आसपास इसका इंसिडेंस रह गया मलेरिया के केसेस का। लेकिन अचानक से 1976 में फिर से बहुत ज्यादा केसेस आने लगे मलेरिया के, मतलब कहते हैं रिसर्जेंस ऑफ केसेस, मलेरिया केस बहुत ज्यादा आने लगे। प्रोग्राम ये हुआ कि ये प्रोग्राम पूरा फेल हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो ये हुआ कि अब बजाय इराडिकेट करने के, एलिमिनेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। रीजनल लेवल पे हम मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए फिर जो लॉन्च हुआ वो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1977 में। उन्नीस सौ सतहत्तर में मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसी को फिर मॉडिफाई, अब ये तो मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन था, इसमें फिर और मॉडिफिकेशन होते रहे। एक मॉडिफिकेशन हुआ 1997 में। 1997 में इनहैंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, अभी आगे है इसको पढ़ेंगे। इनहैंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग की थी। ये प्रोग्राम फिर इसी के अकॉर्डिंग था, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन
वो फिर हो गया इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में। उसके बाद आया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। हाँ, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम 1999 में, 1999 में ये प्रोग्राम आया था, और 2002 में जाके ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ये आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2002 में। बेसिकली क्या था, ये सब इसी के हैं, सब मलेरिया से ही रिलेटेड थे। लेकिन अब यहाँ पे जब ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हुआ तो इसमें फिर ये सब डिजीजेस भी ऐड हो चुकी थी। ऑलरेडी एक एक डिजीज ऐड होती रही इसमें। तो इन लास्ट 2002 में इसको नाम दे दिया गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और 2005 में फिर ये प्रोग्राम किसके अंडर में चला गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में चला गया, एक उसका पार्ट बन गया एनआरएचएम का 2002 में। ये इसकी पूरी कहानी थी मलेरिया के प्रोग्राम की। अब देखेंगे हम मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन 1977 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1977 में। अब 1977 जो मलेरिया इरेडिकेशन का अटेम्प्ट जो चल रहा था वो गिव अप कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया कि अब हम इसको इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो एक रिव्यू पॉलिसी के तहत यही मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन वो लॉन्च हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो एरियाज थे जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक था, जहाँ पे मलेरिया के केसेस आ रहे थे, तो उनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल पैरासाइट इंडेक्स एपीआई। अब जहाँ पे ये था कि मोर देन 2 या लेस देन 2, उसी के अकॉर्डिंग सब काम होने थे। तो एरिया, ऐसे एरियाज जो जिनका एनुअल पैरासाइट इंडेक्स मोर देन 2 था, वहां पे रेगुलर इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग होनी थी इंटरवल ऑफ 6 वीक, यानी हर 1.5 महीने के बाद इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होना था उन एरियाज में जहाँ पे एनुअल पैरासाइट इंडेक्स या एपीआई मोर देन 2 था। कैसे, क्या क्या था, सबसे पहले तो वो कंडीशन थी जहाँ डीडीटी वर्किंग में था। मतलब उसके लिए दो चीजें आती है, एक डीडीटी आई, डीडीटी का क्या हुआ, फिर उसका रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। तो फिर दूसरा लाया गया मैलेथियन। मैलेथियन का भी जब रेजिस्टेंट डेवलप हुआ तो पायरेथ्राइड्स आई, पायरेथ्राइड्स लॉन्च किया गया। तो ये इनकी डोज एंड फ्रीक्वेंसी है। देखिए डीडीटी ऐसे एरियाज में जहां इसका रेजिस्टेंस नहीं था, 1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 2 राउंड की स्प्रेइंग होती थी एवरी 6 वीक के इंटरवल पे। और जहां पे डीडीटी का रेजिस्टेंट डेवलप हो गया वहां पे मैलेथियन, मैलेथियन 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर 3 राउंड की स्प्रेइंग होती थी। एंड जो इन दोनों से जब वो रेजिस्टेंट डेवलप हो गया तो फिर आया पायरेथ्राइड्स। ये बहुत अच्छा था, इसकी 0.25 ग्राम, सिर्फ डोज कितनी थी, 0.25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये भी 2 राउंड की स्प्रेइंग होती थी, इंटरवल क्या था, 6 वीक का था। इसके अलावा वहां पे इंटरमोलॉजिकल स्टडीज शुरू की गई, मलेरिया का सर्विलांस, और जो केसेस मिल रहे थे उनका ट्रीटमेंट करना था। और खासतौर से रूरल एरियाज में इन इफर्ट्स को और ज्यादा रखना था, इंटेंस इफर्ट्स की जरूरत थी। तो वहां पे ये दिया गया इसके अकॉर्डिंग कि इंटेंसिफाई इफर्ट्स इन रूरल एरियाज। और जो लैब सर्विसेज थी अभी वो हायर लेवल पे थी, उनको लेके आया गया कहाँ पे, पीएचसी लेवल पे। जो मलेरिया के लिए जो लेबोरेटरी थी इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए, उसको लाके कहाँ सेटअप किया गया, पीएचसी लेवल पे। और साथ में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और सीवर ट्रीटमेंट डिपोज इनको इस्टेब्लिश किया गया। इनके कुछ अलग अलग फंक्शंस थे दोनों के, थोड़े से माइनर डिफरेंस है, वो अभी आएगा। ये था ऐसे एरिया जहां पे एपीआई मोर देन 2 था। फिर आता है वो एरिया जहां पे एपीआई लेस देन 2 था। अब यहाँ पे फोकल स्प्रेइंग होती थी, कब होगी, जब उस एरिया में कहीं पे भी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का केस मिलेगा तब जाके स्प्रेइंग कराई जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि हर 6 वीक पे स्प्रेइंग होनी है, नहीं। केस मिला मलेरिया का, वो भी कौन सा केस, फाल्सिफेरम का, तब जाके स्प्रेइंग कराई जाती थी, अदरवाइज नहीं। डीडीटी है, बीएचसी है या मैलेथियन, कुछ भी ये था। और सर्विलांस होना था एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से। एक्टिव क्या है, घर घर जाके, भाई हमने कहा था ना, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, सब इसमें लगी हुई थी, उनको जाना था डोर टू डोर एवरी फोर्थ नाइटली, हर 14 दिन के बाद। तो वो एक्टिव सर्विलांस हो गया। पैसिव सर्विलांस में क्या हुआ कि चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो या टर्शियरी सेंटर पे हो,
लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी बड़ा है, या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे अगर कोई जा रहा है फीवर की शिकायत लेके, कंप्लेन लेके, और वहां पे जब उसकी डायग्नोसिस क्या बनाई गई, मलेरिया की, इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो ये हो गया पैसिव सर्विलांस, यानी केस खुद चल के आया है, हमने डायग्नोज किया, ये पैसिव था। लेकिन हम गए केस के पास, कहीं पे बुखार का केस मिला, हमने उसकी स्लाइड बनाई, उसका ब्लड लिया, उसकी स्लाइड बनाई, चेक किया, तो वो था एक्टिव सर्विलांस। इसके अलावा कोई भी फीवर का केस मिल रहा है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो मलेरिया का हो, लेकिन उसको प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देना था फॉर मलेरिया। प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज होती थी? क्लोरोक्विन। फॉर प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट टू ऑल सस्पेक्टेड फीवर केसेस क्लोरोक्विन दे दी जाती थी उसको। अब जिनका ब्लड स्मीयर पे जो पॉजिटिव आ गए मलेरिया के, उनका क्या था, उनको ये था कि उनका पूरा फुल कोर्स ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साथ में जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उनको भी जानने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होते रहने चाहिए। ये इन एरियाज का प्रायोरिटी थी जहाँ पे एपीआई लेस देन 2 था। अब जो फीवर ट्रीटमेंट डिपो बने थे, उनका काम क्या था, उनको जो होल्डर होते, खासतौर से ये डिपोज, ऐसा नहीं कि कोई ये दुकान है या कोई जगह है, नहीं, यहाँ पर्सन वाइज उनको डिपो होल्डर बना दिया गया, पर्सन वहाँ पे, यानी एफटीडी होल्डर। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कहाँ पे, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। किस लिए, एक तो कैसे ब्लड स्मेयर को कलेक्ट करना है, पहली चीज। दूसरी प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, वही क्लोरोक्विन का फौरन उन्हें देना है। और जो बेड नेट्स हैं, बेड नेट्स, उनमें उनका इम्प्रेगनेशन करना था, देखना था कि वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड है नहीं है, कैसे हैं, वो उनका काम था। और साथ में वहां जाके लोकेलिटी में उनको, लोगों को ये बताना था, खास तौर से वो लोग जो फिश फार्मिंग कर रहे थे, इससे रिलेटेड थे, कि आप ऐसी फिशेज पालिए या ऐसी फिशेज की फार्मिंग करिए जो कैसी हो, लार्वी बोरल हो, जो लार्वा पे फीड करें। ये फीवर ट्रीटमेंट डिपो वालों का काम था। और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए, अब कहीं पे फीवर ट्रीटमेंट डिपो वाले नहीं है, तो वहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एस्टेब्लिश किए गए थे। उनका काम क्या था, उनका सिर्फ एक काम इसमें से नहीं था, कलेक्शन ऑफ ब्लड स्मीयर्स, वो यहाँ पे नहीं है, बाकी तीनों सेम है, कि गिविंग प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, इम्प्रेग्नेशन ऑफ बेड नेट्स एंड प्रमोशन ऑफ लार्विवोरल फिशेज। ये काम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का था। अब जाहिर सी बात है, ये सेंटर है, ये किसी का ब्लड स्मेयर नहीं कलेक्ट कर रहा है। बाकी और काम जो है इसके एज इट इज है, जैसे फीवर ट्रीटमेंट डिपो वाले का था। अब डायग्नोसिस कैसे होगी, देखिए मलेरिया का हमने एक बार शायद पढ़ लिया है, सब लोगों ने, यहाँ पे जितने लोग क्लास कर रहे हैं ऑलमोस्ट मलेरिया हमने पढ़ा है ना एक बार। जी सर, पढ़ चुके यस हैं। सर। पढ़े हैं। तो अब इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करते, सबसे पहला काम क्या था? देखिए ब्लड स्मेयर ही तो लेना तो है, ब्लड कल्चर, ब्लड ब्लड के एग्जामिनेशन करना था। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाना, दो तरीके की स्मेयर बनते हैं, थिक और थिन। हाँ, थिक में क्या है कि हमने एज ए होल बता दिया कि हाँ इसको मलेरिया का फीवर है, लेकिन अब मलेरिया की स्पेसीज के लिए क्या करना था, हमें चेक करना था, उसके लिए थिन स्मेयर बनाते हैं, बस वही था। थिक स्मेयर सेंसिटिविटी, यानी प्रेजेंस ऑफ मलेरिया, सिर्फ मलेरिया इन्फेक्शन को बताएगा। और जो थिन स्मेयर है वो स्पेसिफिक हो जाता है, किसके लिए, स्पेसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब वो फाल्सिफेरम का है, वाइवेक्स का है, ओवेल का है, या मलेरिया का किसी का है, उसके लिए थिन स्मेयर की जरूरत पड़ती थी। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर ये था। इसमें क्या था, इसमें जो स्टेन यूज होता था, इसको याद रखिएगा, जेएसबी, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन। जो इसकी स्टेनिंग की जाती थी, स्मेयर जब बनाते थे उसमें जो स्टेनिंग की जाती थी, वो जेएसबी यानी जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन यूज होता था इस प्रोग्राम में। और साथ में हमने माइक्रोस्कोप की बात तब भी की थी जब मलेरिया पड़ रहे थे, तो 1 माइक्रोस्कोप पर 30,000 पॉपुलेशन, यानी रूरल एरियाज में खास तौर से, हाँ, एट पीएचसीज इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में 30,000 पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए, और अर्बन पॉपुलेशन में कितना होना चाहिए, 50,000 पे एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए। जो देहात वाला इलाका है वहां की पीएचसी पे 30,000 की पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोप, अगर उससे ज्यादा पीएचसी कवर करे, उससे ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, तो 2 माइक्रोस्कोप चाहिए।
60,000 से ज्यादा है तो फिर 3 माइक्रो। और वहीं पे अर्बन एरिया में क्या था, 50,000 की पॉपुलेशन पे एक माइक्रोस्कोप का प्रोविजन था। कुछ ऐसे एरियाज थे जो सिलेक्टेड थे, वहां पर डिपिस्टिक टेस्ट, डिपिस्टिक टेस्ट क्या था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट था, तो वहां पे डिपिस्टिक टेस्ट की सहूलत दी गई। और साथ में लिंक वर्कर्स, जो जहाँ पे लिंक वर्कर्स एक नाम दिया गया, जो हाई प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम केस के एरिया थे, जहाँ पे फाल्सिफेरम केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो वहां पे लिंक वर्कर्स तैनात किए गए, लगाए गए। पॉपुलेशन नॉर्म क्या था उनका, 2000, यानी लिंक वर्कर्स पर 2000 पॉपुलेशन। ऐसे एरियाज में जहाँ पे फाल्सिफेरम के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, उनका काम क्या था, स्मेयर को कलेक्ट करना था, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देना था, और स्लाइड को कहाँ पहुंचाना था, पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाना था। तो लिंक वर्कर्स के लिए खास बात ये है, कितनी पॉपुलेशन पे है ये, 2000 पॉपुलेशन पे। आशा 1000 पॉपुलेशन पे। उषा 2,500 पर। हाँ, फ्रॉम 1000 टू 2500, 1000 से 2500 की पॉपुलेशन पे एक उषा थी। माइक्रोस्कोप 30,000 पॉपुलेशन और 50,000 पॉपुलेशन, इसको याद रखिएगा। और साथ में हर गांव में क्या होना चाहिए, एक फीवर ट्रीटमेंट डिपो। फीवर ट्रीटमेंट डिपो के बारे में आपने देख लिया क्या है, पर विलेज होना चाहिए वो। अब जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए, उसमें यही डिपिस्टिक टेस्ट यूज होता था। हाँ, डिपिस्टिक टेस्ट मोस्ट कॉमन है, बहुत तेजी से ये डायग्नोसिस इससे बन जाती है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, ये बेसिकली जो है यही चीज चेक करता है, हिस्टिडीन। HRP2 इसका नाम है शॉर्टकट में। दूसरा लिशमैन स्टेन, फील्ड स्टेन एंड एक्रिडीन ऑरेंज। ये सिर्फ अगर नाम भी याद हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन डिपिस्टिक टेस्ट क्या था, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट था प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए, ये जरूर याद होना चाहिए। और क्या देख रहे थे हम इसमें, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम रिच हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2, HRP2। अब ये इसके रैपिड डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहे डिपिस्टिक टेस्ट, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। रैपिड होल ब्लड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट था, ठीक है, दो एंटीबॉडीज चेक करता था, जो क्या थी, पीएफ हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2 एंटीजन। इसमें क्या था, रिजल्ट 3 से 5 मिनट में मिल जा रहा है, और प्रिडिक्टिव वैल्यू और स्पेसिफिक निगेटिव जो वैल्यू थी ये 99% है। हाँ, लेकिन जब पैरासाइट लेवल लेस देन 100 पैरासाइट पर एमएल ऑफ ब्लड है, यानी पैरासाइट लोड कम है अगर, तो फिर ये इफेक्टिव नहीं रह जाता है। इसका ये ड्रॉबैक था कि अगर पैरासाइट लोड कम हो गया है पर एमएल ऑफ ब्लड में, यानी लेस देन 100 से कम पैरासाइट्स अगर हैं, तो फिर ये आसानी के साथ ये डायग्नोस नहीं कर पाता था। ये इसका एक ड्रॉबैक था डिपिस्टिक टेस्ट का। तो इसकी जगह पे आया दूसरा ऑप्टिमल टेस्ट, पैरासाइट स्पेसिफिक लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट, यानी एलडीएच डिपिस्टिक टेस्ट इसको कहते हैं, एलडीएच डिपिस्टिक टेस्ट। ये पॉजिटिव किस केसेस में आता था, सीएफ में, यानी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में। सिंपल था और सुपीरियर है किससे, इस हिस्टिडीन रिच जो प्रोटीन 2 एंटीजन हम देख रहे थे, सीएफ वाला यानी डिपिस्टिक टेस्ट, उसके मुकाबले में एलडीएच डिपिस्टिक टेस्ट ये ज्यादा सुपीरियर था। अब वही बात आ गई, इनहेंस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट ईएमपीसी 1997 में जब ये लॉन्च हुआ, इसको फंडिंग की थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की थी, ये था कि 8 स्टेट में, जो खास तौर से ऐसे स्टेट जहाँ पे ट्राइबल लोग ज्यादा थे, वहां पे मलेरिया के कंट्रोल के लिए और उसकी रोकथाम के लिए, और जो केसेस आ रहे थे उनके इलाज के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था बेसिकली। तो इसलिए इसका नाम आया इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट 6 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन 8 स्टेट में। हाँ, इन 8 स्टेट जहाँ पे एटलीस्ट कितनी थी, 6 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन थी 8 स्टेट में, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की थी, पैसे दिए थे। तो उसके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चला था, इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट। 8 स्टेट की 100 डिस्ट्रिक्ट में 1045 पीएचसी पे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था। 1045 पीएचसी इन 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 8 स्टेट्स, इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट चला था। फंडिंग की थी किसने, वर्ल्ड बैंक के। 1997 में ये हुआ था। इसमें जो पीएचसी का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या दिया गया, कौन कौन से पीएचसी पे ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए क्राइटेरिया आया। एक तो सबसे पहली चीज आई
एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स एपीआई मोर देन 2 होना चाहिए। लास्ट 3 साल का जब डेटा देखना था तो ये कहा गया कि वही पीएचसी सिलेक्ट होंगी जहां पे एपीआई मोर देन 2 है पिछले 3 सालों से लगातार। और उन जितने भी मलेरिया के केसेस आ रहे हैं उसमें मोर देन 30% केसेस किसके होने चाहिए, फाल्सीफेरम के। और वो उस पीएचसी की जो 25% पॉपुलेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, ट्राइबल होनी चाहिए। 25% ऑफ पॉपुलेशन इज ट्राइबल। और साथ में उस एरिया में मलेरिया की वजह से डेथ हो रही हो लगातार। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था इस प्रोजेक्ट के तहत, अब ये जब क्राइटेरिया मीट कर देती थी कोई पीएचसी तो उस पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो था मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना था। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करना था। और जो अब तक हमने गेन किया है और दूसरे प्रोग्राम्स के तहत उनको कंसोलिडेट करना था, यानी उनको लूज नहीं करना था हमें। तो लूज नहीं करेंगे यानी जहां पे अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो उनको भी तो कंट्रोल करना है। तब तो जो ऑलरेडी हमने और जगहों पे कंट्रोल कर लिया है तो जाके तब बराबर होंगे। अदरवाइज कहीं पे अगर एक जगह भी ज्यादा केस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का आना जाना रहता है। तो क्या वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर ही अगर माइग्रेट कर गया तो हमें क्या करना था, जो गेन हमने अब तक किया था अदर प्रोग्राम्स के तहत तो उसको कंसोलिडेट करना था, उसको लूज नहीं होने देना था। अब इसमें जो स्ट्रेटजीज बनाई गई, सबसे पहली स्ट्रेटजी अर्ली केस डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जल्दी से जल्दी केस को डिटेक्ट किया जाए और उसको फुल ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके लिए लिंक वर्कर की बात आई थी, 1/2000। लिंक वर्कर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन में ही थे। 1/2000 इनका काम क्या था, स्लाइड बनाना, प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट देना और स्लाइड्स को पीएचसी तक ट्रांसफर करना। अब माइक्रोस्कोपी यानी माइक्रोस्कोप वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, डिफिस्टिक टेस्ट की वहां पे पूरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और फीवर ट्रीटमेंट डिपो होना चाहिए। ये इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज में से एक थी। इसके बाद सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, जो वेक्टर्स थे लाइक एनाफ्लीज, इसके अगर मलेरिया की बात करें तो इसके केस में क्या है, एनाफ्लीज है। तो इसको कंट्रोल कर, इसकी ब्रीडिंग को रोकना था। अब ब्रीडिंग को आप रोक देंगे, वेक्टर आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो लार्विवोरस फिशेस का इंट्रोडक्शन कराना था वहां की जो वाटर बॉडीज थी वहां पे। हाँ, बायोसाइड्स का इस्तेमाल करना था, ऐसी चीजें जो खास तौर से मान लीजिए कहीं पे ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये हैचिंग हो रही है इसकी, ये जो वेक्टर है मॉस्किटो है ये यहाँ पे स्टे कर रहा है, हैच कर रहा है एक। तो ऐसी चीजें वहां पे छिड़कें जो उस पूरी गंदगी को खत्म कर दे। इसका नाम दिया गया बैसिलस thuringiensis H14। और साथ में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, सराउंडिंग को क्लीन रखना है और रेजिडुअल स्प्रे भी करना है ऐसे एरियाज में जहाँ पे फाल्सीफेरम के केस एक से ज्यादा आ रहे हों, वहां पे इंसेक्टिसाइड की स्प्रेइंग भी करनी है। ये सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल में आया स्ट्रेटजी में। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट, अब नॉर्मल हम लोग गांव में क्या है भाई, बेड नेट बहुत सारे लोग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट को प्रोविजन दिया गया, ये वाले बेड नेट यूज होने चाहिए। अब वो थे कैसे, अब इसके तहत क्या था, जब ये लॉन्च हुआ ना तो जो मलेरिया का इंसिडेंस था, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स था, वो बहुत तेजी के साथ कम होता चला गया। क्यों, क्योंकि एक तो मलेरिया से बच रहे हैं भाई, वो काट नहीं पा रहा है, वो बाइट नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज जो उस नेट के कंटेक्ट में आता था, क्योंकि वो भाई पॉइजन ही बेसिकली इंसेक्टिसाइड है, अगर वो तो किल कर रहा है तो वो जो भी उसके कंटेक्ट में आता था तो वेक्टर भी मर गया और आगे के लिए भी बच गया। तो इससे डबल फायदा हुआ था। तो एनाफ्लीन मॉस्किटो की डेंसिटी में जो रिडक्शन आया था वो 68% तक डिक्लाइन हो गया था, यानी कम हो गया था। और क्यूलिसीन मॉस्किटोज जो क्यूलेक्स वाली फैमिली के, उनमें 50% तक रिडक्शन आ गया था जब ये इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स प्रोग्राम के तहत चलाए गए थे। इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज हो रहे थे, तो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, इसको ये नाम याद रख लीजिएगा। जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स प्रोग्राम के तहत जो इसमें केमिकल यूज हुआ वो सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स था, मेन यही था। इसके अलावा डेल्टा मेथ्रिन भी यूज किया गया 2.5% डोसेज में। हाँ, सिफ्लोथ्रिन 5% डोज में, यानी 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये 5% की डोज में इसको इस्तेमाल किया गया था। और दूसरे अदर इंसेक्टिसाइड जो यूज हुए थे, परमेथ्रिन था, लैम्डा काइलोथ्रिन,
कीटोफेनप्रॉक्स एंड साइपरमेथ्रिन, ये सब भी यूज हुए थे, लेकिन सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स को जरूर याद रखिएगा। अब इन पायरेथ्राइड्स की इफेक्टिवनेस क्या थी, 6 to 12 मंथ के लिए ये सेफ हो गया। अब ये था कि हर 6 महीने पे इसका रीट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, फिर आपने एक बार ही ले लिया, तो कम से कम वो 6 से 12 महीने तक सफिशियंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए हर 6 महीने पे आप इसको दोबारा से फिर से इंसेक्टिसाइड से इसका ट्रीटमेंट करवाइए, यानी इंसेक्टिसाइड इस पे लगना चाहिए फिर से हर 6 महीने के बाद। पायरेथ्राइड्स के लिए था। फिर लॉन्च हुआ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल मॉस्किटो नेट, इसमें भी पायरेथ्राइड्स इंसेक्टिसाइड्स थे और साथ में क्या थे, केमिकल बाइंडर भी थे, जो क्या करते थे, कम से कम आप 20 मरतबा से ज्यादा तक उस नेट को वॉश कर सकते हैं। अगर 20 मरतबा से ज्यादा कोई वॉश कर रहा है तो ऑन एवरेज ये माना गया कि मोर देन 3 ईयर्स आसानी के साथ उसको यूज किया जा सकता है। ये लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड मॉस्किटो नेट। अब ये चीज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हाउस होल्ड बेड नेट्स हैं मॉस्किटो कंट्रोल में हम यूज कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ होल्स पर स्क्वायर इंच, यानी 1 स्क्वायर इंच में कितने होल होने चाहिए उन नेट्स में, मोर देन 150, इसको कहीं लिख लीजिए, मोर देन 150। और ईच होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, लेस देन 0.0475 इंच। हाउस होल्ड बेड नेट जो यूज होता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, उसमें पर इंच कितने होल होने चाहिए, मोर देन 150 होल होने चाहिए। और डायमीटर ईच होल का कितना होना चाहिए, लेस देन 0.0475 इंच। इंच में है ये इसका था हाउस होल्ड बेड नेट का। अब दूसरा जो था वो लिशमैनियसिस। लिशमैनियसिस क्या है, सर डायमीटर बता दीजिए एक बार सर। लेस देन 0.0475 इंच। लिशमैनियसिस क्या थी, लिशमैनियसिस भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। काला नहीं, काला आजार नहीं। देखिए ये ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है। हाँ, लिशमैनियसिस जो होता है वो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। हाँ, अभी इसमें अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, 3 तरीके के होते हैं जिनको मिला के लिशमैनियसिस कहा जाता है। जैसे विसरल लिशमैनियसिस जिसको हम काला आजार कहते हैं, क्यूटेनियस क्यूटेनियस लिशमैनियसिस एंड म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियसिस। इसके अलग अलग पॉजिटिव एजेंट भी हैं। हाँ, तो ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ये थे। होता कैसे है, फैलाता कौन है, वेक्टर क्या है इसका, सैंड फ्लाई सैंड थी। फ्लाई। सैंड फ्लाई में कौन सी थी, फीमेल फ्लेबोटामस। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो है, एक आता है, एक जगह सर्जेंटाई है, एक है अर्जेंटिव। जो काला आजार की जब हम बात करते हैं वो अर्जेंटिव है। हाँ, और उसके अलावा जो क्यूटेनियस लिशमैनियसिस है, जिसको आप ओरिएंटल सोर भी कहते हैं, उसके लिए फ्लेबोटामस सर्जेंटिव्स यूज होता है। फ्लेबोटामस सर्जेंटिव्स, यानी अर्जेंटिव्स की जगह सर्जेंटाई कर लीजिए या सर्जेंटिकेस कर लीजिए, जो भी, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बेसिकली क्या है, काला आजार की बात हम कर रहे हैं, यानी विसरल लिशमैनियसिस की बात हो रही है। तो ये फीमेल फ्लेबोटामस अर्जेंटिव से ये ट्रांसमिट होता है, ये इसका वेक्टर है। जो ये सैंड फ्लाई है, नाम तो सैंड फ्लाई है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती, कैन नॉट फ्लाई, इट हॉप्स, सिर्फ हॉप कर सकती है, यानी बहुत ज्यादा दूर तक ये जा भी नहीं सकती उछल कूद करके ना। उड़ना तो है नहीं इसको, ये उड़ सकती नहीं। तो ये रहती कहाँ पे, क्रैक्स में या दीवार में, जो कहीं पे गड्ढे हो गए, छेद हैं, तो ऐसी ही जगहों पे ये रेस्ट करती हैं, रहती हैं, यही सैंड फ्लाई। अब इनके लिए, इन सैंड फ्लाइज के लिए इंसेक्टिसाइड आप चॉइस क्या है, डीडीटी है। डीडीटी क्या है, 2 राउंड ऑफ स्प्रे पर ईयर होना चाहिए उन एरियाज में जहां पे लिशमैनियसिस के केसेस हैं। कहाँ तक, दीवारों पे 6 फीट हाइट तक, सिर्फ 6 फीट हाइट की तक दीवारों पे इसकी स्प्रेइंग हो जानी चाहिए, क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, बहुत ऊपर तक नहीं जा सकती है।
और अगर रेजिस्टेंस है, डीडीटी का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है वहां पे, तो दूसरी चीज क्या है, बेंजाइल हेक्साक्लोराइड, बीएचसी आप यूज कर लीजिए। इसका ट्रेड नेम आता है लिंडेन के नाम से। बेंजाइल हेक्साक्लोराइड, अगर डीडीटी से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब सैंड वेक्टर किस किस चीज का है, एक तो विसरल लीशमैनियासिस है, क्यूटेनियस लीशमैनियासिस, ओरिएंटल सोर, सैंड फीवर और ओरेया फीवर। ये 4 तरीके की डिजीज हैं जिनका ये वेक्टर है क्या, सैंड फ्लाई। तो एक ये चीज है। अब थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये चीज, सैंड फ्लाइज जो होती है कौन सी स्टेज को इंजेक्ट करती हैं रेसिपिएंट में यानी होस्ट में, तो वो जो स्टेज है वो मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट्स उसको कहते हैं। उसका नाम है मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट। ये वो ड्यूरिंग जब वो मतलब ब्लड ही सक करती हैं, तो जब ब्लड सक कर रही तो यही वाली स्टेज जो होती है ये इंजेक्ट करती है होस्ट के अंदर, मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट, और ये इंसेक्टिव स्टेज होती है। अब डीडीटी के बारे में देख लीजिए, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको सिंथेसाइज सबसे पहले मतलब जिसने बनाया था, जिसने सिंथेसिस की थी इसकी, उसका नाम था ऑथमर जीडलर। 1874 में 1874 में सिंथेसाइज की गई थी डीडीटी। ऑथमर जीडलर नाम के आदमी ने उसने सिंथेसाइज किया था इसको। लेकिन ऐसा नहीं, डीडीटी तो बन गई, ठीक है, उसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसी और ने बताई, और जो सिर्फ प्रॉपर्टी बता के जो नोबेल प्राइज लेके चला गया, पॉल एच मुलर, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे। 1939 में इन्होंने डीडीटी के बारे में जब खुलासा किया, बताया कि ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है, तो फिर इनको 1948 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के उसमें फील्ड में। पॉल एच मुलर, इन्होंने 1939 में ये बताया कि डीडीटी क्या है, इंसेक्टिसाइडल है। लेकिन बनाया कब गया था ये, 1874 में ऑथमर जीडलर ने इसको सिंथेसाइज किया था। ठीक, ये डीडीटी के बारे में बस इतना ही है, 3 लाइन जान दे। इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं लिशमैनियासिस के, सबसे पहले पैरासिटोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी पैरासाइट को डायरेक्ट पहचानना है हमें, तो उसके लिए क्या करना था, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्किन, यहाँ से एस्पिरेट्स लेने थे। एस्पिरेट्स लेके हम जब स्लाइड पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही लिशमैनिया डोनोवानी, इसी का नाम दिया गया एलडी बॉडीज। आपने अभी जब रोम्स में पढ़ रहे होंगे तो एक ही पेज पे ढेर सारी बॉडीज लिखी हुई मिली होंगी, तो वहां पे एलडी बॉडीज का जिक्र आया होगा, विसरल लिशमैनियासिस में पाया जाता है। वो कुछ नहीं, यही लिशमैनिया डोनोवानी ही है। हाँ, तो ये तो डायरेक्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ये एकदम एक तरीके से हो गई। सेकंड आती है हिमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस। हिमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस यानी ब्लड के थ्रू जब हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे, एनीमिया मिलेगा, और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो क्या है, वो रिवर्स हो जाएगा, यानी आईजीजी लेवल क्या है, रेज्ड मिलेंगे आपको। फिर अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, ये नाम, सिर्फ नाम याद अगर हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। जैसे डिपिस्टिक टेस्ट था, वहां पे हम यूज कर रहे थे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसके लिए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए। यहाँ पे अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर, पहले ये डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा था, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये सर्विलांस के लिए ज्यादा बेहतर है ना, यूज्ड अर्लियर फॉर डायग्नोसिस बट इज अ बेटर टेस्ट फॉर सर्विलांस। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट था, वेनस ब्लड चाहिए, ये क्या करता था, रेज्ड ग्लोबुलिन, यही आईजीजी को कंफर्म करके बताता था। लेकिन अब अगर किसी कंडीशन में क्या हुआ, ये कंडीशन रिवर्स है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जहां पे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो वहां पे ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी था अल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर का। फिर आया सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरम के थ्रू, तो उसमें RK39, अब यहाँ पे ये नाम याद रखिए, RK39 डिपिस्टिक टेस्ट, विसरल लिशमैनियासिस काला आजार के लिए स्पेसिफिक है। RK39 डिपिस्टिक टेस्ट, एलाइजा है, आईफैट है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये नाम को याद रख लीजिए। लेकिन RK39 डिपिस्टिक टेस्ट का जब भी बात है तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ये टेस्ट किसके लिए, विसरल लिशमैनियासिस के लिए है, काला आजार के लिए। फिर लास्ट में आता है इम्यूनिटी स्टेटस के लिए, लिशमैनिन मोंटेनेग्रो टेस्ट जिसका नाम देते हैं। अब
ये किसके लिए था? इम्यूनिटी स्टेटस। इम्यूनिटी स्टेटस का मतलब क्या? दैट मीन्स कि बॉडी क्या एक्सपोज हो चुकी है किससे? इस काला आजार के इन्फेक्शन से। बॉडी का एक्सपोजर हो चुका है काला आजार के इन्फेक्शन से, यानी एंटीबॉडीज अब बन गई होंगी बॉडी के अंदर, तभी तो इम्यूनिटी स्टेटस चेक हो पाएगा। तो उसके लिए जो टेस्ट था वो लिशमैनिन मोंटेनेग्रो टेस्ट था। 0.1 ml इंट्राडर्मल देते हैं। वही जो प्रोमेस्टिगोट्स यानी जो थे, इन्हीं को वॉश करके यानी डीनेचर करके, अब पहले क्या थे? इन्फेक्टिव थे, अब इनकी इन्फेक्टिविटी को खत्म कर दिया गया। तो उसी को ना इंट्राडर्मल इंजेक्ट किया जाता है फोरआर्म पे, जैसे बीसीजी का टीका लगता था वैसे इसका भी लगता है सेम। रीडिंग इसकी कब लेते हैं? 2 से 3 दिन के अंदर, 48 to 72 आवर्स के बीच में इसकी रीडिंग ली जाती है। अगर इन ड्यूरेशन मोर देन 5 mm है तो पॉजिटिव है। बीसीजी में मोर देन 10 mm था तब पॉजिटिव हम मान रहे थे। इसके अलावा एक जगह और इसी से मिलता जुलता टेस्ट हम लोग कर रहे थे। एक जगह और इसी तरीके से रीडिंग ली जा रही थी, इन ड्यूरेशन चेक कर रहे थे। किसी को याद है? लेप्रोसिन। हाँ, लेप्रोमिन। लेप्रोसी में लेप्रोमिन टेस्ट जो हम कर रहे थे, लेप्रोमिन टेस्ट। वहां पे जो अर्ली कौन सा था? अर्ली फर्नांडीज रिएक्शन। वहां भी याद रखिए, वहां पे भी यही। 48 आवर्स। हाँ, 48 आवर्स पे चेक करते थे। अर्ली फर्नांडीज रिएक्शन उसका नाम था। लेप्रोमिन टेस्ट के अंदर में वो आता था। तो वहां पे भी इंड्यूरेशन ही देखी जाती थी और उसकी रीडिंग 48 आवर्स पे ली जाती थी। और मॉन्टूक्स टेस्ट 72 आवर्स पे लेते हैं। और इन दोनों के बीच का याद करिए 48 और 72 इसी में मिला दीजिए तो वो लिशमैनिन या मोंटेनेग्रो टेस्ट के लिए हो गया। ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमने बताया था काला आजार की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटीमोनियल कंपाउंड्स होते हैं। सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट आज भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है वो सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। आईवी या आईएम देते हैं 20 mg पर केजी 20 डेज के लिए। यह एंटीमोनियल कंपाउंड में आता है। सेकेंड लाइन क्या है? पेंटामिडीन आईवी देते हैं। थर्ड लाइन एम्फोटेरिसिन बी। अब ये जो है एम्फोटेरिसिन बी है, ये बहुत सारे कंट्रीज में ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन गई है, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग एम्फोटेरिसिन बी बन गई। दूसरी चीज जो जो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था काला आजार का, इसमें भी जो है एम्फोटेरिसिन बी को WHO ने सप्लाई करने का जिम्मा लिया फ्री ऑफ कास्ट। वो कह रही है यही वाली ड्रग यूज होनी चाहिए, एम्फोटेरिसिन बी। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स और है, कीटोकोनाजोल है, एलोपिरिनाल है, पैरामोमाइसिन है, नेपाक्राइन डर्मल लिशमैनियासिस के लिए यूज होती है। या एक नई ड्रग आई है क्या? मिल्टेफोसिन। इसको वंडर ड्रग का नाम दिया गया। ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में इसको जोड़ दिया गया है। इज नाउ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। न्यू वंडर ड्रग इसको कहा गया। मिल्टेफोसिन का नाम है, मिल्टोसिन। ओरल देते हैं 2.5 mg ओडी फॉर 4 वीक्स। इज नाउ ए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। पेंटामिडीन की जगह अब इसने ले ली है मिल्टेफोसिन। ये इसका आज भी क्या वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। कुछ कुछ कंट्रीज ने अब क्या कर दिया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है